पैसेज सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया। हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट दोनों में, यूपी बोर्ड में पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज का, जिसका तरीका सबसे बेस्ट यही है। बता चुका हूँ हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जब हमने पैसेज पढ़ाया, फिर भी अभी हम शॉर्ट में सिर्फ इतना बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बार क्वेश्चन रीडिंग करना। जब आप पैसेज को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीडिंग पर फोकस करना है। क्वेश्चन रीड करने के जस्ट बाद आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। और जिस पैसेज रीडिंग में हमने आपसे क्या कहा, आपको पैसेज की रीडिंग कैसे करनी है, वन गो रीडिंग। वन गो रीडिंग का मतलब क्या है, वन गो रीडिंग एक बार और अंतिम बार पूरे पैसेज को बहुत शिद्दत से, बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा कि जब आप पैसेज पढ़ेंगे और इससे पहले आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिए होंगे, तो वही क्वेश्चन पैसेज पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में हिट होंगे कि हाँ ये चीज़ हम कहीं पढ़ चुके हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है, आपको लगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का आंसर यहाँ हो सकता है, तो आप उसे अंडरलाइन कर दो, नंबर डाल दो। ऐसे क्वेश्चन 2 का आंसर आपको लगे तो नंबर 2 डालो, 3 का आंसर नंबर 3 डालो। और इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड किया, पैसेज रीडिंग की, पूरा वन गो रीडिंग कंप्लीट एक बार अच्छे से पढ़ा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं है पता, उनको हमने क्या किया था, माइंड द अनफेमिलियर वर्ड्स, आपको 3rd पॉइंट में बताया था। उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। यही वर्ड्स आपको पैराग्राफ में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में बहुत हेल्प करते, मोस्टली आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें क्या दिया, पहला नंबर है कॉन्टिन्यूअस, डिक्रीज या फॉल। इसका हमें क्या लिखना है, सेम मीनिंग लिखना। और ये कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ बी में। ये आपके लिए बहुत सुविधा कर दी भाई। अगर इस तरीके से लिखा है तो पूरा पैसेज नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा पैसेज ढूंढते फिरते कि कहाँ इसका सेम मीनिंग। पैराग्राफ बी में आपको मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का आंसर आपको पैराग्राफ सी में मिलेगा। रोज क्विकली का पैराग्राफ सी में मिलेगा। अब हम देख लेते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। और पैसेज जब आप पढ़ें तो हर वर्ड का ट्रांसलेट बिल्कुल ना करें, जितना आपको समझ में आ रहा समझिए, और जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसे इंग्लिश में ही समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बी में आंसर में देखो, पहला जो बी का है उसमें लिखा कॉन्टिन्यूअस, डिक्रीज और फॉल का हमें सेम मीनिंग लिखना है। तो कॉन्टिन्यूअस, डिक्रीज और उसका सेम मीनिंग पैराग्राफ बी में देखो, इसलिए हमने एक वर्ड अंडरलाइन करवा दिया था, डिडक्शन। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे, पहले इसका आंसर क्या लिख देंगे, डिडक्शन। क्या लिख देंगे, डिडक्शन लिख देंगे, ठीक है। इसका हो गया, किसका हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस, डिक्रीज और फॉल का। दूसरा वर्ड जो है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, यानी कि इम्पैक्ट हो सकता है इसका आंसर। तो हमने सी का क्या लिख दिया, इम्पैक्ट। कहाँ से लिख दिया, ये हमें पैराग्राफ सी से लिखना था और सी में ही है ना इम्पैक्ट, हो गया। चलो तीसरे का आंसर देखो, रोज क्विकली, यानी कि कोई चीज़ तेज़ी से उठना, तेज़ी से बढ़ना। इसके लिए एक वर्ड होता है रैपिडली। क्या होता, क्या हो गया, रैपिडली। क्या जिन पैराग्राफ से पूछा गया उन्हीं से आंसर हो गए, तो ये आपके 3 नंबर के आंसर ही हो जाए। सबसे कठिन क्वेश्चन को आप पार कर चुके हैं, अब आप आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बस यही ये और दिक्कत देने वाला है। राइट एन आर्टिकल ऑन द, अब देखो बताओ क्या दिक्कत है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पे वो कह रहा, एंड रिजल्टिंग इन अ प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। तो तुम क्या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का निबंध नहीं लिख पाओगे। रानी ऑफ झांसी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु सैक्रिफाइड हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री थ्रो लाइट ऑन हर लाइफ हिस्ट्री। उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखना है। आर्टिकल राइटिंग में अगर आप पढ़े हो ढंग से क्लासेज और आपने 5-6 आर्टिकल को सीख लिया है, तो उसी के बेस पर आपको आर्टिकल बनाना। आर्टिकल का कोई फिक्स इशू नहीं है कि 5-6 हम यही पढ़ लेंगे तो उसी से आएगा। इसका लेटर टू, अब यहाँ लिख रहा है ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली, तो ये आपका लेटर है, हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कर लेना है, ठीक है। पैसेज का हम तरीका आपको बता चुके हैं, बड़े तसल्ली से करोगे बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 2 में आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा, तो आर्टिकल राइटिंग करेंगे, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है एग्जाम अथवा में ऐसे पूछ ले, तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। कैसे भी करके से जरूर अटेम्प्ट करना। अगर ऐसे मुद्दे पर आर्टिकल पूछ लें जिस पे आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो, तो जो आपने ऐसे पढ़ा उसके नॉलेज को यूज करते हुए आर्टिकल को कम से कम 3 से ज़्यादा पैराग्राफ में लिखना, 4-5 पैराग्राफ में आप लिख देना।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 3 में हमें लेटर करना है। तो लेटर तुम्हारा पक्का मैच करेगा जो हमने आपको लेटर पढ़ाए हैं, जितने भी कंप्लेनिंग लेटर हैं न्यूज़पेपर एडिटर वाले आप कर लो, एडिटर का ही आपको मिल जाएगा। जो भी परेशानी थी वो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में थी। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत रिलैक्स में जाना। पहले दूसरे तीसरे में अगर आपको 1 घंटा भी लगता है तो लग जाने को तसल्ली से करो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का ये देखो, फर्स्ट का चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम स्पीच। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपने लिख दिया द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। लो जी, आपका ये बन गया, 1 नंबर फिक्स हो गया। अब अथवा में अगर वो पूछ रहा है कि 2 क्वेश्चन दे रहा है, एक ही बताना है, तो 1 का रिप्लाई करना। अब यहाँ इस सेट में तो दोनों दिए तो हम दोनों आपको बता दें, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नरेशन में भी 2 क्वेश्चन देगा, अथवा में 1 लिखा होगा, 1 बनाना जो तुम्हें बेस्ट आ रहा हो। हम इसके दोनों बता दे रहे हैं। ही सेड दैट, अब आई को आपने ही से बदला तो ही रहेगा, मस्ट वो। ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपने बना लिए, ठीक है। 2 में से 1 पूछे तो 1 बनाना। अब इसी के बाद आगे बढ़े, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स। इसमें उसने हमसे क्या पूछा, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। बी का ए, ही इज़ द मैन ही हैज़ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। तो हमने कई बार ये पढ़ाया, ही इज़ द मैन, और मैन है लिविंग, तुरंत जोड़ दो किससे, हु से। दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हटा दो, हु हैज़ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। लो जी, आपने ये बन गया, ठीक है। आगे देखो दूसरा, द वेदर वॉज स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। सिंपल बनाना है, और दोनों में देखो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का क्वेश्चन होगा। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता तो पार्टिसिपल की तरह है, लेकिन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को उसमें लिखना पड़ता। तो आप क्या लिखोगे, द वेदर भी लिखोगे, हाँ। और इजेमार बॉजवर की जगह क्या लग गया, बीइंग। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी आपने बनाया, कॉमा द प्लेन गॉट लेट। लो जी, बन गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट, चिंता? नेक्स्ट में पूछा गया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स। इसमें हमें चेंज करना है अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है कि कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में भी वो सिंथेसिस के क्वेश्चन पूछ लेते। तो ऐसा हो सकता कि ट्रांसफॉर्मेशन में 1 डिग्री पूछ ले, 1 को सिंपल पूछ ले या कॉम्प्लेक्स पूछ ले। द किंग टुक शेल्टर इन अ हर्मिट्स हट। यहाँ बात हो रही कि राजा ने हर्मिट की झोपड़ी में शरण ली। तो आप यहाँ देखो किसकी बात है, किस में शरण ली, हट में शरण ली। किस में ली, तो आपने लिखा इस हट को अलग कर दो, द हट। अब आपने हट नॉन लिविंग है तो बिच। अब यहाँ तो कोई पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से द हट बिच बिलोंग टू अ हर्मिट। मतलब क्या होगा, देखना, द हट नॉन लिविंग है, बिच से जुड़ गया, पास्ट है तो आपने बिलोंग कर दिया। द हट बिच बिलोंग टू अ हर्मिट, झोपड़ी जो कि हर्मिट की है, राजा ने उसमें क्या ले ली, शरण ली। अब आपने कॉमा लगा के लिख दिया द किंग। देखो ये पूरा, द किंग टुक शेल्टर। लो जी, बन गया। मतलब क्या होगा, द किंग टुक शेल्टर। अब देखना, इसमें जो यहाँ था इन अ हर्मिट्स हट, इस सेंटेंस को आपको हटा के 2 सेंटेंस में डिवाइड कर देना। क्या करना है आपने हट को क्या लिखा, द हट लिखा। अब हट नॉन लिविंग है, बिच से जोड़ दो, 2 सेंटेंस में डिवाइड हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, बिच से जुड़ गया। तो द हट विच बिलोंग टू अ हर्मिट, झोपड़ी जो कि साधु की थी, उसमें क्या किया, द किंग टुक शेल्टर, राजा ने शरण ली। एक तरीका। अब आप चाहो तो दूसरा तरीका भी है। अब आपने फिर से लिखा द हट, ठीक है, झोपड़ी जिसमें राजा ने शरण ली। तो अब आप ऐसे बनाओगे, इन विच क्या कर दिया आपने, द हट इन विच आपने लिखा द किंग टुक शेल्टर। अब देखो ये 2 सेंटेंस में डिवाइड हो गया। झोपड़ी जिसमें राजा ने शरण ली, वो किसकी थी,
अब आप सीधा लिख सकते हो, क्योंकि आप द हट इन विच किंग टुक शेल्टर, आप सीधा लिख सकते हो पास्ट में वॉज ऑफ, वो किसकी थी? भिक्षु की थी, हर्मिट की थी। तो ये दो तरीके हैं आपके पास बनाने के। हाँ, ये सिंपल पूछा बेटा उसने, सिंपल होता तो इन्फिनिटिव का यूज करके ये हो सकता था सही आंसर। कॉम्प्लेक्स में टू कभी आ नहीं सकता। ठीक है ना। तो आपको यही दो तरीके हैं, बाकी कोई तरीका इसका नहीं है। तो ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। ही वॉज पुअर बट ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, हमें इसमें सिंपल बनाना है। तो क्या बन जाएगा ये? यहाँ भी तुम यही कहोगे कि सर एक से देखो, इसमें तुम्हें बट हटा दो, बट हटा दो। ही वॉज पुअर, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, बन गए दो सेंटेंस के? नहीं बन गए। अब तो आप क्या कहोगे? बीइंग पुअर, गरीब होने के वजह से, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, उसका हर व्यक्ति के द्वारा सम्मान किया जाता है। लेकिन बन जाएगा क्योंकि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम है। ठीक है। तो गरीब होने की वजह से हर व्यक्ति के द्वारा सम्मान नहीं किया जाता, अमीर होता तो सम्मान। गरीबों का नहीं होता। इससे नहीं बनाएंगे कम्प्लेक्स, सिंपल बनाना है तो बीइंग से नहीं बनाएंगे, दूसरा तरीका खोजो। एक तरीका है। हाँ बताओ। तो ये सिंपल बना कहाँ है? एक जगह हमने आपको सिंपल में, सुनो, सिंपल में ही आपको पढ़ाया था, जब दो वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो और दोनों में विरोध हो तो सिंपल सेंटेंस इंस्टेड ऑफ से बनेगा, और जबकि कॉम्प्लेक्स होता तो वो ऑल्दो और एट से बनता। अगर एक कॉम्प्लेक्स पूछता तो आप लिखते हो ऑल्दो ही वॉज पुअर एट या कॉमा ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, यानी कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी उसका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता। एक कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा, सिंपल, तो आप इंस्टेड ऑफ ये तो बनेगा। इंस्टेड ऑफ यहाँ दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है, हटाओ, वॉज की जगह लग गया बीइंग। इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी, अब बताओ कोई दिक्कत? ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, क्या इस सेंटेंस को कोई चैलेंज कर सकता? किसी की औकात नहीं। ठीक है ना। यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है, इसलिए आप सिंपल सेंटेंस इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक। और ये हमने किस में पढ़ा है? जेरंड एंड नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके उसमें पढ़ा है। इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। यही फ़ायदा होता प्रैक्टिस सेट लगाने का। ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं सभी को, वो आपको हो जाते हैं। अगला है सिंटेक्स से, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। तो इसमें सीधा आप लिखोगे योर नॉलेज मोस्ट परफेक्ट, नहीं सीधा लिखेंगे योर नॉलेज इज परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसका कभी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता। दूसरे में क्या लिखोगे? माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो आप लिखोगे माय ब्रदर इज एल्डर, कंपैरेटिव डिग्री है, देन आई, डिग्री में देन के बाद मोस्टली आई का यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आई प्रेफर कॉफ़ी, तो इसमें प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद क्या आता? आई प्रेफर कॉफ़ी टू आएगा यहाँ देन की जगह पे, टू टी। ठीक। लास्ट है ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन इन टाइम, तो आप बनाओगे ही रीच्ड, इसमें एट की कोई ज़रूरत नहीं है, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन नहीं। अब आप उसमें क्यों कुछ कर रहे हो? टाइम, इन टाइम है तो इन टाइम। 4 का सेकंड देखो, गिव द सिनोनिम, फेम का फेमस हो जाएगा, चलो, रेपुटेशन हो जाएगा, पॉपुलैरिटी हो जाएगी। ठीक है। तो आप फेम का फेमस लिख सकते हो, रेपुटेशन लिख सकते हो। एक मैंने वर्ड आपको सिखाया था इमीनेंस। ठीक है। तो ये आप इतने सारे वर्ड्स हैं जिनमें से आपको 2 वर्ड के करने हैं। मैंने कल भी कहा था हो सकता 3 वर्ड एग्जाम
में दिए हों और तीनों के सिनोनिम पूछ ले तो देखना, अगर वो 3 नंबर में क्वेश्चन होगा तो तीनों के पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसिएंट, ट्रांजिएंट, TRANSIENT, TRANSIENT। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता? ट्रांसिएंट का मतलब क्या होगा? इसका सिनोनिम लिखना। ट्रांसिएंट एक तरीके से पारदर्शी नहीं है, ये अस्थायी वगैरह चीज़ों के लिए आएगा, तो आप इसका टेम्पररी यूज कर सकते हो, TEMPORAR। ट्रांसिएंट जो चीज़ें ट्रांजिएंट होती हैं, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थायी, तो ये चीज़ें ट्रांजिएंट और टेम्पररी हो जाएगा। अगला है वेलर, VALOUR, बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, इसका सीधा लिखो करेज, साहस, ठीक है। वेलर का करेज, ब्रेवरी। तो ये वो वर्ड हैं जिनके एग्जाम में ज़्यादातर सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो जितने भी हमने सीट में पढ़ाए हैं या हमने जो रिटन करवाए हैं उनको पढ़ो, साथ में अनसॉल्व के जरूर आप देख लो एक बार। नेक्स्ट है गिव एंटोनिम ऑफ एनी टू, लिख रहे हैं अपन सबके सीखते हैं। अलय, क्या लिखा? क्या लिखा है? अलय, क्या रहेगा? अरे बोलना यार, कुछ कह रहे अलय बलय, अलय। अलय का ये वर्ड लिख दे रहा है AGGRAVAT, एग्रेवेट। क्या लिखा? क्या होता? अब इसको डिक्शनरी में ढूंढ लेना, ठीक है। डिक्शनरी सबके पास है, हमने कहा था बढ़िया डिक्शनरी है हिमखोज, ठीक है। ये डिक्शनरी डाउनलोड करो, उसमें लिखना है अलय, अपने आप इसका मीनिंग पता चल जाएगा तो इसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट लिखा एम्पल, ये तो बहुत बार पेपर में आया, कई बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो सीख लो, हो सकता फिर आ जाए। एम्पल का मतलब होता पर्याप्त, और इसमें हमें एंटोनिम्स लिखना है, तो यहाँ क्या लिखोगे? हाँ, इनसफिशिएंट लिख सकते हो, या एक वर्ड हमने आपको पढ़ाया होगा, ये क्या लिखा? मैग्रे। हाँ, तो ये इसका एंटोनिम्स, और नहीं एम्पल का मतलब पर्याप्त, तो इसका आप क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? इनसफिशिएंट, लैक, और भी तो वर्ड बन रहे ना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब जानते किसी चीज़ को बढ़ाना, तो एक्सपेंड का हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता? हाँ, श्रिंक का हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट है। पेपर में आपके में जो मोस्टली आप ये मान के चलना, पेपर में जो पैसेज आएगा वो बड़ा चाहे जितना हो जाए, लेकिन वो बहुत ऐसा होगा कि आपको पढ़ने में समझ में आएगा और उसके आंसर आपको फाइंड आउट करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ये आप मान के चलना। ये तो एक तुम्हें प्रैक्टिस करने का एक फॉर्मेट है। ये मानता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी बगैर प्रैक्टिस के, बगैर अनसॉल्व लगाए, बगैर सेट पेपर लगाए अधूरी है, ठीक है। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम हो लाइफ में, जब भी एग्जाम दें उसकी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट इन डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। अब यहाँ 2 वर्ड दिए, लिखा सीज, तो इस सीज का मतलब क्या होता? इस सीज का मतलब क्या होता? एक सीज हमने पढ़ाया आपको घेरा डालना, और एक मात्र पेज हमने आपको दिया है होमोफोन्स का, उसमें सारे वर्ड मिल जाते, तो उनको ज़रूर आप पढ़ लें। जिनका नहीं हो तैयार वो उस पेज को उठाएं, और 100% मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ एक छोटे से पेज में जितने भी वर्ड्स हमने पढ़ाए उन्हें पढ़ो, पेपर उनमें से। हाँ, इस सीज का मतलब होता है घेरा डालना। तो इसका आपको एग्जाम्पल कुछ लिखा होगा, द पुलिस सीज द ग्राउंड, तो आप इस तरीके से, जैसे हम चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, द पुलिस सीज द ग्राउंड, तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि पुलिस ने ग्राउंड में घेरा डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम अकाउंट के लिए करोगे तो वो एक अलग मैटर हो जाएगा। अच्छा, अब ये है, ये भी तो सीज है, इस सीज का मतलब क्या होता? इस सीज का मतलब है जब्त करना, जब्त करना, कब्जा करना। तो क्या है? द गवर्नमेंट सीज्ड
इलीगल वेपन, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से आप लिख दो। तो यहाँ इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, जब्त करना, और इस चीज़ का मतलब है घेरा डालना। अगर हम दूसरा वर्ड यूज कर लें तो उसका मतलब क्या है, ये तो हम लोग कितनी बार बोलते हैं, जैसे आपने लिख दिया कीप क्वाइट, क्या लिख दिया, लो जी आपका ये कितना सुंदर और सरल आंसर है, कीप क्वाइट, चुप रहो, चुप, कीप क्वाइट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा ये आपने सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति, आप देखते होंगे, उसमें कहा कि इफ़ यू वांट टू क्विट द गेम यू कैन क्विट इट। अगर आप गेम को छोड़ना चाहते हैं, समझ रहे ना बेटा, आकांक्षा, तो आप गेम को छोड़ के जा सकते हो। आप 5 लाख रुपए जीत गए, बहुत है, ठीक है। अब पता चले 5 के चक्कर में 0 पे आ गए तो लालच बुरी बला। ये है क्वाइट, इसका मतलब है चुप रहना, क्या है, चुप रहना या शांत रहना, और इस क्वाइट का मतलब क्या है, पूर्ण, ठीक है, या बहुत के सेंस में यूज होता है। हमने आपको पढ़ा था कि वेरी क्वाइट इनफ, एक, ठीक है, अगर वेरी क्वाइट इनफ इनका मतलब पर्याप्त है, ज़्यादा। आई हैव क्वाइट मैटर, इसका मतलब क्या है, आई हैव क्वाइट मैटर टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए पर्याप्त मैटर है, इसका मतलब क्या होगा, पर्याप्त, ज़्यादा के सेंस में है। तो ये क्वाइट वर्ड बड़े खतरनाक हैं, क्वाइट चुप रहना, और एक क्वाइट पर्याप्त, और वो क्विट अलग है वो, ठीक है, छोड़ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इसीलिए इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता। कंफ्यूजिंग, यही तो कंफ्यूज कर देते। नेक्स्ट में इस बार हो सकता, हाँ, ये 3 नंबर का पार्ट, आ स्मॉलेस्ट इनक्लोजर फॉर कैटल, सीप, पोल्ट्री, ईटीसी, इसको क्या बोलते। अब ये देखो, जितने भी इसमें इस अनसॉल्व में जितने भी मोस्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों ने नहीं पढ़े, तो इसमें ऐसे इन्होंने दे दिए, टेंशन नहीं लो। आ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल, सीप, पोल्ट्री, एक जैसे कैटल है, सीप है, पोल्ट्री है, इनके लिए एक छोटा सा जो पिंजड़ा होता, उस पिंजड़े को क्या कहते, उसको कहते PEN, पेन, क्या कहते, क्या कहते भाई, इस पेन का मतलब होता बाड़ा, क्या होता, इंग्लिश का नहीं आ पाता, इंग्लिश का मोस्टली गलत निकलेगा, हाँ, उस पर मैथ मिल जाएगा, तुम्हें फिजिक्स मिल जाएगी, ठीक है, मैथ फिजिक्स सबसे डाउट नट के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं वो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है। चलो देखो, अच्छा एक्चुअली बता, सुनो है वो पागलपंती है, सुनो पहले, डाउटनट या कोई भी गूगल ट्रांसलेटर या कोई भी चीज़, ये भाषा में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि भाषा का खेल अलग है, भाषा में चीज़ें फिक्स नहीं है। मैथ का कोई सम है वो सॉल्व एक सही उस पर हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन आ जाए। भाषा में वही, पेन सही होगा, ठीक, भाषा में वही बात हम कह रहे हैं, वही बात ऋतु कहेगी, वही संध्या कहेगी, वही सोनिया कहेगी, लेकिन सबके कहने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो। अगर आप अपने दिमाग से कहोगे, हाँ, अगर रट्टा मार के कह दोगे तो हो सकता सेम हो जाए, ये दिक्कत है, इसलिए भाषा में दिक्कत है। आज मैं सच बात बता रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर इंग्लिश स्पोकन के जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पर, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म है वो पता चले 1000 रुपया में, 500 रुपया में आपको पूरी इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखाएंगे, वो आपको ग्रामर पढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग प्रैक्टिकली मैटर है। जब तक आप आमने सामने बैठ कर के बातें नहीं करोगे, नोबडी कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट। तो भाषा के लिए हमें व्यक्ति के साथ में कम्युनिकेट करना होगा, इसलिए दुनिया के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आज स्पीकिंग का दावा यानी करते हैं कि हमारे यहाँ ये है वो है। आप क्या सीखोगे वहाँ, ग्रामर सीख पाओगे, वो ग्रामर पढ़ाते रहेंगे, आज ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, बस तुम खुश होते हो और तुम्हारे पास नॉलेज काफ़ी आ जाएगा, लेकिन आपने क्योंकि बोल करके प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आप कभी नहीं बोल पाएंगे। जबकि हम लोग जितने भी जो लोकल इंस्टीट्यूट हैं जो आपको क्लास में बिठा के सिखाते, वे बेस्ट सिखा पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ जितना भी सिखाया जाता वो प्रैक्टिकली होता। इसलिए कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ऑनलाइन क्लास लेना, स्पीकिंग की क्लास नहीं लेना, बर्बाद हो जाओ, कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली उसमें कुछ भी नहीं सीख सकते। आप रिटन में सीख रहे, ग्रामर सीखना है तो ग्रामर तो तुम लोग विद्वान हो गए सीख के, ठीक है। तो स्पीकिंग एक अलग मैटर है,
जिन बच्चों को सीखना है वे पेपर के तुरंत बाद कुछ ना कुछ सीखेंगे, फालतू में समय बर्बाद आप ना करें। मेरा तो यह एक सजेशन है। कल मैं एक महारानी लक्ष्मीबाई का टीवी सीरियल देख रहा था, तो उसमें मैंने अंग्रेज जो था उसमें एक कोई पत्र था, उस पत्र को उसने कहा तुम क्या जानो इंडियन स्टूपिड, क्या जानो इंग्लिश को, तुम लोग पढ़ ही नहीं सकते। रानी लक्ष्मीबाई उनकी बात सुनती रहती हैं, फिर वो थोड़ी देर बोलती हैं, और ये सुन करके उसमें एक नेल्सन नाम का कोई व्यक्ति था, तो वो शॉक्ड हो जाता है इस बात को सुन करके कि आई एम मच मोर एजुकेटेड, और फिर वो अपनी बात को बोलती चली जाती। तो वो सारा नेल्सन मुँह देखता रह जाता कि यार इंडियन। और आप सोचो उस समय महारानी लक्ष्मीबाई, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो वर्ल्ड बहुत आगे है, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने कैसे इंग्लिश सीखी होगी। गंगाधर राव भी इतनी इंग्लिश जानते थे, तो इन्होंने कैसे सीखी, क्योंकि भाई अंग्रेज़ों से पंगा लेना है तो भी तो बेवकूफ़ बनाते ही रहेंगे अगर तुम्हें वो भाषा नहीं आती। तो वो उतनी लैंग्वेज जानते थे। इसलिए हर व्यक्ति को लाइफ में इतना तो सीख ही लेना चाहिए कि अगर कभी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाए जो अपन से बात करने लगे तो अपन काम तो चल जाएगा, भाई यही करोगे। और फिर लोग बात है, अच्छा लोग देख तुम गांव पड़ोस में भी अभी कोई एक व्यक्ति आ जाए, यार वो फलानी की मोड़ी बहुत होशियार, इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती है, जबकि वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात ही नहीं करती, वो हिंदी को ही हिंदी की तरह बोलती है। अगर आप गांव में चले जाएं हिंदी को, नहीं मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत कम खाती हूँ, ठीक है। आप अगर ऐसे बात करेंगे ना, किसी को गांव वाले ये कहेंगे यार वो तो इंग्लिश बोलती, और उसी में तुमने थोड़ा सा इंग्लिश बोल दिया, अरे फिर तो समझो तुम्हारी नहीं। आप बोलने की प्रैक्टिस करो ना, आपने इतना सीख लिया, आपके पास नॉलेज है, अब आप चाहो तो अगर बोल के प्रैक्टिस करो तुम सेल्फ से भी सीख सकते, कोई बहुत कठिन काम नहीं, लेकिन उसमें तुम्हें सालों लग जाएंगी और बहुत दिक्कतें होंगी, बस इतनी सी बात। अगला देखो, तो दूसरे का आंसर हो गया अक्सोरिसाइड। क्या हो जाएगा? UXORICID। हमने पढ़ाया था अक्सोरिसाइड, बीबी की हत्या, और इसकी हमने ट्रिक बताई थी। अक्सोरिसाइड को पढ़ लो, अक्सर क्या पढ़ लो। और अक्सर मूवी में एक महान कलाकार हैं इमरान हाशमी, उन्होंने अपनी बीवी को मारने की साजिश रची, इसलिए अक्सोरिसाइड अक्सर, अक्सोरिसाइड अक्सर। अक्सर मूवी में क्या किया गया? बीवी को मारने की, हाँ, अक्सोरिसाइड। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है उच्च वर्ग, ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट इडियम्स फ्रेजेस पर आ जाओ। यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। टू प्ले फास्ट एंड लूज, हमने ये इडियम जरूर पढ़ाया होगा। टू प्ले फास्ट एंड लूज, अरे सीट में, हाँ, चलो टू प्ले फास्ट एंड लूज को ऐसे सीखना है। जैसे आपने क्रिकेट कभी खेलते हुए देखा किसी को, बहुत दूर निकल जाएगा ना, और वहाँ से दौड़ता हुआ आएगा, आपको लगेगा बहुत तेज गेंद फेंक रहा, लेकिन उसने आपको गुगली दे दी। उसने क्या किया? आया बहुत दूर से तेज दौड़ करके और बॉल को आराम से फेंक दिया। तो प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि आपको लग रहा था कि ये तेज गेंद फेंकेगा, लेकिन उसने लूज कर दी, गेंद को धीमा फेंक दिया, इसमें उसने आपको क्या कर दिया? टू चीट, धोखा दे दिया। अब आप एग्जाम्पल बना दो, क्या लिखोगे? जैसे देखो यहां लिख दिया मैंने, सम पुलिसमैन प्ले फास्ट एंड लूज। इसका क्या मतलब है? कुछ पुलिसमैन क्या करते हैं? फास्ट एंड लूज, धोखा देते हैं। किसको? विथ द पब्लिक। चोरों को तो देते ही नहीं है, चोरों से तो मोटी मोटी रकम लेते हैं, ठीक है। सम पुलिसमैन प्ले फास्ट एंड लूज विद द पब्लिक। कुछ पुलिसमैन पब्लिक को धोखा देते हैं। तो लो आपका प्ले फास्ट एंड लूज आ गया, बस हो गया क्लियर। अगला लिखा मेकअप। मेकअप तो तुम लोग जानते ही हो। आपने लिखा है द मैन मेड अप हिज टाइम सून, यानी कि आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो अपने समय की क्षतिपूर्ति कर लेता, भरपाई कर लेता, ठीक है। तो मेकअप की जरूरी नहीं कि मेकअप लिखा है, मेक की सेकंड फॉर्म मेडअप आ गई।
लुक आफ्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, देखभाल करना, ठीक है। वी शुड लुक आफ्टर ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज क्या होता है, पढ़ने का तो बेटा तरीका यही है कि जो चीज़ नहीं मिले उस कहीं से भी ढूंढ के पढ़ो, समझ। पढ़ने का ये मतलब नहीं है नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, अपन तो भाई टेंशन नहीं लेते, स्वतंत्र आदमी है, जो भी अपन से पंगा, अपन इतना नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बाय फिट्स एंड स्टार्स। बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, बाय फिट्स एंड स्टार्ट सेबिटाई, ठीक है। हाँ, जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, ही अर्न्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब बाय अनियमित रूप से धन कमाता है, कुछ भी लिख सकते। टू एंड फ्रो ने खूब पढ़ाया, दम से पढ़ाया। हाँ, हम तो ये लिख दे रहे हैं, वाई आर यू, हाँ, वॉकिंग टू एंड फ्रो, क्यों आगे पीछे घूम रहे हो। अब भंवरों की तरह या भंवरियों की तरह घूमने दो। यहाँ तक की बात हो गई। हम आपकी स्टोरी और क्लियर करवा दे रहे, बहुत अच्छी स्टोरी है, बनवा दे रहे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद देश के एक महान ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है। एट लार्ज अपना पढ़ लेना। देखो, स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे, तो आपने बनाया स्वामी विवेकानंद वॉज, बोलो नहीं, तो आप क्या बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सन ऑफ, किसके सपूत थे, ऑफ द कंट्री, देश के, ठीक है ना। तो आपने लिखा, पहला सेंटेंस था स्टोरी में, स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। स्वामी विवेकानंद थे वॉज अ ग्रेट सन, महान सपूत ऑफ द कंट्री, देश के। अगला लिखा, पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। आप बनाओ, उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया, तो आपने लिखा ही ऊंचा किया, रेज्ड, मतलब उठाया, ही रेज्ड द फ्लैग। अब ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया हाई। अच्छा, ये जैसे जितेंद्र कह रहा है, ये भी लिख सकते हैं आप, ही रेज्ड द इंडियन फ्लैग हाई, उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। अब आगे क्या रह गया, पश्चिमी देशों में, तो इन द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्री, ठीक, वेस्टर्न कंट्रीज हो गया। आगे लिखा है, उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने लिखा ही वॉज, ठीक है, ही वॉज क्या, ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे। आपने सिंपल बना दिया, किसमें, एक संभ्रांत परिवार में। संभ्रांत परिवार का क्या होगा, वॉज बोर्न। हमने यहाँ लिखा इनटू एन, एक वर्ड होता है इलीट, ELIT, इलीट बंगाली, किस में हुआ था, बंगाली फैमिली। तो इसका मतलब ये होगा, ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे, इनटू या एन, इन क्या लिखोगे, इन, ठीक है। आपने लिखा ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे इन एन इलीट बंगाली फैमिली, एन, ठीक है। तो वो एक संभ्रांत बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। कहाँ, इन कोलकाता, तो चाहे लिख दो कैलकटा। अगला है, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। लिखा हिज नेम वॉज नरेंद्र, ये अच्छा है, उनका नाम नरेंद्र था इन चाइल्डहुड, ठीक। आगे लिखा है, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। आप सीधा लिख दो, बट ही बिकेम विवेकानंद। पहले अपन ने लिख दिया, हाँ, विवेकानंद
नंद, बट ही बिकेम विवेकानंद, वह विवेकानंद बन गए सन्यासी होने पर, यानी कि आफ्टर लगाओ, आफ्टर बिकमिंग आ सेंट, यानी कि सन्यासी होने के बाद वो क्या बन गए, विवेकानंद बन गए। आगे लिखा है गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। उन्होंने सफल प्रयास किया तो ही मेड आ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। ये हमने लिखा है कि उन्होंने सफल प्रयास किया, ही मेड आ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉलो द एजुकेशन, यानी कि इसने लिखा ही मेड आ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉलो द एजुकेशन। उन्होंने सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया टू फॉलो द एजुकेशन, शिक्षा को फॉलो करने के लिए। अब यहीं लगाना चाहो तो तुम लिख दो विच, और नहीं भी लिखो विच, कोई दिक्कत नहीं। ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज टीचर लिख दो, या गुरु भी लिख सकते हो, ठीक है, गुरु लिख दो। इन हिज लाइफ। तो आपने क्या लिखा, उन्होंने सक्सेसफुल प्रयास किया, ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉलो द एजुकेशन, शिक्षा को फॉलो करने के लिए, जो शिक्षा उन्होंने गुरु से प्राप्त की थी, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज गुरु इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। राजधर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को नई दिशा दी। तो अब आप बनाओगे स्वामी जी ने देश को नई दिशा दी, स्वामी जी, ठीक है, गेव द कंट्री या गेव द नेशन, स्वामी जी ने देश को दी, क्या दी, नई दिशा, अ न्यू डायरेक्शन। आपने ये लिखा स्वामी जी ने देश को नई दिशा दी बाय एडिंग, हाँ ठीक है, बाय एडिंग नेशनलिज्म, सीधा लिख दो नेशनलिज्म, ठीक है। वेद जैसे ये लिखा वैसे ये लिख दो, यानी कि ह्यूमनिज्म के साथ। अब आगे लिखा उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तो पहले अपन बनाएंगे उन्होंने सारे विश्व को आकर्षित किया, ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड, उन्होंने सारे वर्ल्ड को अट्रैक्ट किया, क्या करके, विद हिज नॉलेज इन द सिटी ऑफ शिकागो की स्पेलिंग देखो, CHI होगी, CHI चिकागो, शिकागो है इन अमेरिका, ठीक। उन्होंने अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया, ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड विद हिज नॉलेज इन द सिटी ऑफ शिकागो इन अमेरिका। लो इसी के साथ पेपर खत्म है। आप लोग मस्त रहें, घर पे बहुत व्यस्त रहें, पढ़ाई करें, ज़बरदस्त करें, पूरी ताकत से करें, क्योंकि ये मानो दिस इज़ अ लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ओके।